देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत जो टॉपिक है हमारा स्वायत्त राज्यों का उदय, यानी ऑटोनोमस स्टेट। अब देखिए जो है ये हमारा जो है यूपीपीसीएस, सिविल सर्विस, जुडिशियल सर्विस और यूजीसी नेट, इसके अंतर्गत काफी लाभदायक टॉपिक है। देखिए इसके अंतर्गत जो प्रथम क्वेश्चन है वो देखिएगा आप जो है, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 या 69 से पूर्व हुई त्रिपक्षीय संधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। अब देखिए इसमें जो है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध से पूर्व जो है ट्रिपल अलायंस यानी कि है त्रिपक्षीय संधि जो हुई थी उसमें शामिल नहीं थे। ए त्रावणकोर के राजा, निजाम, मराठे, अंग्रेज। देखिए त्रिपक्ष समझौता जो था निजाम, मराठा और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस प्रकार जो आंसर बन गया आपका त्रावणकोर के राजा, यानी आंसर बना आपका ए। तो आंसर बन जाता है ए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767-69 का क्या परिणाम हुआ। देखिए इसमें जो है इससे पहले जो संधि की हम बात करिए, अब कह रहे हैं प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध का परिणाम क्या हुआ। ए अंग्रेजों ने हैदर अली को पूर्णतः परास्त कर दिया। बी हैदर अली पराजित तो कर दिया गया लेकिन उसकी शक्ति को कुचला नहीं जा सका। सी संधि की शर्तों वस्तुतः हैदर अली ने निर्धारित की। डी हैदर अली ने अंग्रेजों, मराठा और निजाम को पूर्णतः परास्त कर दिया। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ था, इसमें देखिए यानी संधि की जो शर्तें हैं वस्तुतः हैदर अली ने निर्धारित की, तो आंसर बना इसका सी। ये इसका सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, हैदर अली द्वारा चतुर्पक्षीय संधि यानी कि चतुर्पक्षीय संधि के लिए मुख्य उत्प्रेरक कारण क्या थे जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। ए मद्रास की शर्तें जो है अंग्रेजों ने 1769 में संधि की शर्तें पूरी नहीं की और 1771 में मराठों ने जब हैदर अली के प्रदेश पर आक्रमण किया। यानी कि देखिए इसमें चतुर्पक्षीय संधि में देखिए आपका जो है इसके अंतर्गत देखिए आप जो है देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। जो है नादिर शाह के हाथों अपमान से बचने के लिए आत्महत्या करने वाला अवध का नवाब था। ए सफदरजंग, सुजाउद्दौला, सादत खां, आसफउद्दौला। अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए आपका देखिए है नादिर शाह के अपमान से बचने के लिए, यानी आत्महत्या करने वाला अवध का जो नवाब था वो सादत खां था। यानी सादत खां जो है नादिर शाह के हाथों से बचने के लिए आत्महत्या करने वाला अवध का नवाब था, तो आंसर बना इसका सी, यानी सादत खां। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किसे दंडित करने के लिए भारत पर 3 बार पुनः आक्रमण किया। यानी कि देखिए आप जो है यानी पानीपत के तीसरे युद्ध में या तीसरे युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने किसे दंडित करने के लिए भारत पर 3 बार आक्रमण किया। ए मराठा, बी जाटो, सी सिखों, डी सतनामियों। आंसर बनेगा सी सिखों को, यानी इसका सी आंसर बन जाता है। यानी सिखों को दंडित करने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने 3 बार पुनः आक्रमण किया, तो आंसर बना इसका सी, यानी सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू द्वारा श्रीरंगपट्टम की स्वतंत्र का वृक्ष लगाने का क्या राजनीतिक महत्व था। यानी कि देखिए इसमें जो है यानी कि जो है टीपू द्वारा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष लगाने का क्या राजनीतिक महत्व था। देखिए इसमें क्या था, इसमें यह जो है फ्रांस के साथ
उसकी मैत्रीता यानी मित्रता का प्रतीक थी। यानी कि जो है ये कह रहा है कि टीपू द्वारा श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने का क्या राजनीतिक महत्व था। राजनीतिक महत्व यह था, यह है फ्रांस के साथ उसकी मैत्री का प्रतीक था। आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ। यानी चतुर्थ एंग्लो युद्ध में टीपू पराजित हुआ और मारा गया। इस पराजय के बाद निम्नलिखित में से किसको टीपू के राज्य क्षेत्र का हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ। ए अंग्रेज, बी मराठा, सी निजाम और डी मैसूर के पुराने हिंदू राजवंश। यानी इसमें देखिए जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में जो हुआ था जो है, इसमें टीपू पराजित हुआ गया था और मारा गया था। इस पराजय के बाद जो है यानी बताना है आपको, यानी कि किसे टीपू राज्य क्षेत्र में हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ। आंसर बनेगा इसमें बी मराठा, यानी मराठा को नहीं मिला था। बाकी अंग्रेज, निजाम और मैसूर के पुराने राजवंश को हिस्सा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे है महानतम और दूरदर्शक दृष्टि से टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन भारतीय नरेश में से कहीं आगे था, क्योंकि उसने देखिए मतलब जो है बताना आपको जो है, यानी कि महानता और दूरदर्शिता की दृष्टि से टीपू सुल्तान अपने समकालीन नरेश से आगे था, क्योंकि भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजों के खतरे में पूरी तरह से भाप लिया था। सैनिक शक्ति के लिए आर्थिक शक्ति के आधार स्तंभ होती है, इसके महत्व को समझता था। आधुनिक व्यापार और उद्देश्य के महत्व को वह समझता था। देखिए इसमें तीनों ये आंसर बन जाते हैं इसको जो है, तो इसमें आंसर ये तीनों हो गए आपके जो है, यानी डी उपरोक्त सभी आंसर बन जाता है डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किस गुरु के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक सैनिक शक्ति बन गए। यानी कि बताना है इनमें से मतलब जो है किस गुरु के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक शक्ति के रूप बन गए या एक शक्ति के रूप में उभरे। इसमें देखिए आपके ऑप्शन में है गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो आंसर बनेगा इसका गुरु गोविंद सिंह। आंसर बन गया डी। नेक्स्ट, सिख मिसलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें सिख मिसल की बात हो रही है, कौन सा सही नहीं है। ए, मूलतः ये मिसल एक दूसरे से पूर्ण सहयोग करती थी, सही है। ये मूलतः समानता के सिद्धांत पर आधारित थी, जिनमें किसी भी मिसलों के मामले का निर्णय लेने के लिए सभी को एक समान अधिकार प्राप्त था। सी, प्रत्येक मिसल संगठित सेना थी और नियमित राजस्व संग्रहण करती थी। यह आंसर नहीं है। धीरे धीरे मिसलों को लोकतांत्रिक स्वरूप समाप्त हो गया। देखिए आंसर बना इसका सी, यानी सी आंसर इसका बन जाता है। देखिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मिसल प्रशासन व्यवस्था वस्तुतः ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था के अनुरूप थी, जिसमें ग्राम दो प्रकार के थे। एक तो वे थे जिन पर सीधे शासन किया जाता था और अन्य ग्राम राखी के अंतर्गत होते थे। राखी व्यवस्था किसके समतुल्य थे या किसके समान थी, ये बताना आपको जो है। ये देखिए हमारा जो है जाप्ती व्यवस्था, बटाई व्यवस्था, चौथ व्यवस्था, जागीर व्यवस्था। अब आंसर बनेगा सी, चौथ व्यवस्था के समतुल्य था, यानी कि राखी व्यवस्था और चौथ दोनों एक समान है, इक्विवेलेंट थे या सिनोनिम से पर्यायवाची थे, समझिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, रणजीत सिंह ने निम्नलिखित में से किस मिसल का प्रमुख था। यानी रणजीत सिंह जो है किस मिसल से संबंधित था या किस मिसल का प्रमुख था। ए, फैजलपुरिया, बी, आलूवालिया,
सी भंगी और डी शुक्र चकिया। देखिए आंसर बनेगा इसका शुक्र चकिया, यानी डी आंसर बन जाता है इसका। रणजीत सिंह जो था वो शुक्र चकिया मिसल का प्रमुख था या संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था। यानी बताना है आपको प्रथम सिख युद्ध यानी अंग्रेज और सिख युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था। एक कंपनी द्वारा लाहौर राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास। बी अंग्रेजों द्वारा डोगरा प्रमुख गुलाब सिंह को कश्मीर बेचने के लिए उसके साथ किया गया समझौता। सी अनियंत्रित खालसा सेना की शक्तियों को नियोजित करने के लिए। डी सतलज पार अंग्रेजों के प्रदेश में अंग्रेजों द्वारा ही सैन्य तैयारियां। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि देखिए इसमें जो है अनियंत्रित खालसा सेना की शक्तियों को नियोजित करने के लिए इसका जो है एक महत्वपूर्ण कारण था, यानी अंग्रेज सिख युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के समाप्त होने के बाद डोगरा प्रमुख गुलाब सिंह को कश्मीर बेचने में अंग्रेजों का मूल उद्देश्य क्या था। अब इसमें उसे बताना आपको, देखिए ए लाहौर राज्यों का ऋण अदा करने के लिए, लाहौर राज्य द्वारा ही दे युद्ध का हर्जाना वसूलने के लिए, युद्ध के दौरान गुलाब सिंह द्वारा की गई सहायता के बदले उसे पुरस्कृत करने के लिए, डी लाहौर राज्य का विस्तार कम करने के लिए। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपका, देखिए वो पूछ रहा है एंग्लो इन प्रथम एंग्लो सिख युद्ध समाप्त होने के बाद डोगरा प्रमुख गुलाब सिंह को कश्मीर बेचने के में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए वो उद्देश्य था लाहौर राज्य का विस्तार कम करने के लिए। इसमें देखिए आंसर बना इसका डी आंसर, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1948-49 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक कारण था। यानी कि द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध यानी द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के लिए कौन सा तात्कालिक कारण था। देखिए इसमें जो है मुल्तान गवर्नर मूलराज का विद्रोह, ब्रिटिश रेजिमेंट द्वारा मुसलमानों को दी गई रियासतें, रानी झिंगन को षड्यंत्र का आरोप अभ्यस्त करने के लिए, एक ब्रिटिश अधिकारी की दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण अंग्रेजों द्वारा सिखों पर की गई हिंसा। देखिए इसका जो है द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के लिए जो तात्कालिक कारण था वो मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह था। तो आंसर बना इसका ए, ये ए आंसर बन जाता है इसका जो है। नेक्स्ट, अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी। यानी अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी। ए सरफराज जंग यानी सफदरजंग, सादत खां, सुजाउद्दौला, आसफ उदौला। आंसर बनेगा इसमें बी यानी सादत खां। देखिए मतलब अवध के स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना की थी वो सादत खां ने की थी। आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध का वह नवाब कौन था जिसने मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया। यानी अवध का वह नवाब कौन था जिसे मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया था। आंसर ए सादत खां, सफदरजंग, आसफ उदौला, नसरुद्दीन। आंसर बनेगा बी सफदरजंग। यानी कि सफदरजंग जो है अवध का नवाब था जिसे मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया था। तो आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के पूर्व काल में बंगाल का सामान्य जनजीवन निम्नलिखित में से किस कारण से गंभीर रूप से तहस नहस हुआ। अब यानी देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, देखिए जो है वो कह रहा है प्लासी के युद्ध के पूर्व काल में बंगाल के सामान्य जनजीवन किस कारण गंभीर रूप से तहस नहस हुआ। देखिए वो था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध। तो आंसर बना देखिए इसमें, यानी कि बी बना आपका सफदरजंग का आक्रमण,
सी बना अफगानों का आक्रमण, डी मराठों द्वारा बंगाल पर बार बार किए गए आक्रमण। तो आंसर बना इसका डी, यानी कि डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निजाम के साथ लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि देखिए, निजाम के साथ लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के राज्यों के बीच एक मध्यवर्ती राज्य स्थापित करना था। बी, भारत में फ्रांसीसी प्रभाव और उनके षड्यंत्रों को समाप्त करना था। सी, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अस्थायी मित्रता के उद्देश्य से निजाम के साथ संबंध सुधारना था। डी, निजाम और मराठों के बीच संधि की संभावना को समाप्त करना था। देखिए आंसर इसमें बनेगा आपका, यानी कि जो है निजाम के साथ लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था भारत में फ्रांसीसी प्रभाव और उसके षड्यंत्र को समाप्त करना था। तो आंसर बना इसका बी बैट, यानी बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निजाम उल मुल्क की हैदराबाद की सरकार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए इसमें, देखिए आपको निजाम उल मुल्क की हैदराबाद की सरकार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, उसने खुलेआम मुगल केंद्रीय शासन में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। ये रॉन्ग हो जाता है, ये नहीं था। उसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, बिल्कुल सही है। उसने दक्कन में सुव्यवस्थित शासन स्थापित किया और कठोरता से पूर्ण शासन किया, भी सही है। उसने राजस्व प्रणाली में भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया। तो देखिए इसमें आंसर बना आपका, यानी इसमें जो सही नहीं था मतलब जो है वो था उसने खुलेआम मुगल केंद्रीय सेना में अपनी स्वतंत्रता को घोषित किया। देखिए इसमें जो है मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं आपके जो हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट